गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट युसरा बलोच। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छे से हो रहा होगा। अच्छा जी, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ कानून के शोबे से है। जब कानून का नाम आता है तो सबसे पहले इंसान, ज़ाहिर सी बात है, इंसान के माइंड में आता है बड़े स्ट्रिक्ट से वकील। और कहते हैं कि वकील के अंदर दिल नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि बड़ा सख्ती से पेश आते हैं और पेशी पे पेशी लगवाते हैं। लेकिन कुछ वकील ऐसे भी हैं जिन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए नुमाया खिदमात अपनी अंजाम दी हैं। सिर्फ़ अदालतों तक अपनी उसको महदूद नहीं रखा, बल्कि ऐसी ऐसी काविशें की हैं जिससे महरूम तबके को, जो तबका महरूम रह जाता है, उसके लिए आसानी जितनी मुमकिन हो सके उन्होंने क्रिएट की हैं। दूसरा ये भी कि उनको 2010 में सदर पाकिस्तान की जानिब से ह्यूमन राइट्स का अवार्ड से भी नवाजा गया था। आज वो हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं। उनकी जर्नी पे भी बात करेंगे और कैसे उनके अंदर ये एक वो जागा कि मुझे ह्यूमन राइट्स के लिए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं और जब बात करते हैं या बड़े दिलेराना तरीके से इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये एक कह सकते हैं कि ये सुकून वाला, आराम वाला रास्ता नहीं होता। ये बड़ा सख्त और कठिन रास्ता होता है। इसके ऊपर हमें बहुत से प्रेशर को भी फेस करना पड़ता है, मुश्किलात को खुद फेस करना पड़ता है, क्योंकि हम जिस तबके के लिए बात कर रहे होते हैं उसके ऊपर बहुत से लोगों का बैकलैश भी आ रहा होता है, इंटरनेशनल प्रेशर भी सम टाइम आ रहा होता है और पॉलिटिकल प्रेशर भी आ रहा होता है। तो सब कुछ इसको फेस करके इंसान जो आगे निकलता है, इसके लिए बात करता है और ख़ासकर उस आवाज़ के लिए जो आवाज़ दबी हुई होती है। तो ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। राय रफ़ी रज़ा खरल साहब, वेलकम करते हैं सर आपको। थैंक यू मैडम। कैसे हैं सर आप? खैरियत है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, कैसे आप अपनी सुबह सुबह का आगाज़ करते हैं, क्या करते हैं आप? हाँ मैडम, मेरा कोई एक शेड्यूल है, क्योंकि मैं वकील हूँ तो मैं अपना 7:15 पर घर से निकल पड़ता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं 8:45 बजे हाई कोर्ट पहुँच जाता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का एक रूटीन है कि सुबह अर्ली जागना, नमाज पढ़ के फिर अपने काम पे निकल पड़ना। काम पे निकल पड़ना, सुबह जागने की आदत है? हाँ, सुबह जागने की आदत है। अच्छा सर, ये भी बताएं कि आप अंजुमन हिमायत इस्लाम के चेयरमैन रहे हैं। इल्लामा इकबाल ने भी इसी प्लेटफॉर्म से मकबूलियत हासिल की थी, तो इस ताल्लुक़ को आप कैसे देखते हैं? ये बड़ा ही मेरे लिए एक काबिल फ़ख्र तल्लुक़ है कि अंजुमन हिमायत इस्लाम जो इस सब कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना अदारा है, जो कि 1884 में मार्ज़ वजूद में आया। और इसकी वजह ये थी कि यहाँ पे हमारे लाहौर में और पंजाब में मिशनरी अदारे थे। तो हमारी कुछ बच्चियाँ जो मुसलमान बच्चियाँ थी, वो अपनी नन से, अपनी टीचर से इंस्पायर होके वो क्रिश्चियन कम्युनिटी में चली गई। अच्छा। हाँ जी। तो उस वक़्त हमारे कुछ बुजुर्ग थे, उनमें जो हमारे पायनियर मेंबर है अंजुमन हिमायत इस्लाम के, खलीफा काजी हमीदुद्दीन और अपने डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर और मुंशी अब्दुल रहीम। अच्छा। ये लोगों ने सोचा कि इस तरह तो बड़ा प्रॉब्लम होगा कि हमें कोई एक अदारा बनाना चाहिए। तो उन्होंने अंजुमन हिमायत इस्लाम के नाम से मस्जिद एक बुकन है, अच्छा, मोची दरवाज़ा में, अच्छा, वहाँ पे ये लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। और सबसे बुनियादी प्रॉब्लम था उस वक्त फाइनेंस का। मुसलमानों की आबादी तो आपको पता है कमतर थी, क्योंकि हुकूमत अंग्रेज़ की थी। हाँ जी, हिंदुओं की आबादी थी इसी लाहौर में। तो उन्होंने अपने फाइनेंस को इकट्ठा करने के लिए एक मुट्ठी भर आटे की स्कीम शुरू की। उन्होंने मुसलमान कम्युनिटी को कहा कि तमाम लोग एक एक मुट्ठी भर आटा रोज़ाना देंगे हमें। अच्छा। वो आटा हमारे जो हमादीन से हमारे पैनियर थे वो इकट्ठा करते, उनको बोरियों में बंद करके वहाँ पे मस्जिद बुकन में लाते और लोगों को तकसीम शुरू कर दी। अच्छा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मिशनरी अदारे जो हैं, इनके मुकाबले में हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बनाए जाएं। उन्होंने सबसे पहले जो हमारा इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड है, अच्छा, इसकी बुनियाद रखी। इस्लामिया कॉलेज कूपर रोड है, इसकी बुनियाद रखी। बाकी हिमायत इस्लाम जो स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, मुल्तान रोड है, दाता साहब है, इन अदारों की बुनियाद रखी। और उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे बच्चों ने दाखिला लेना शुरू कर दिया। और इसके बाद ये हुआ कि इसके बाद दूसरा उन्होंने सोचा कि एक हमें दारुल शफ़क़त का अदारा बनाना चाहिए, यतीम खाना। जो यतीम बच्चे हैं उन्होंने फिर यतीम खाना जो आप
यतीम खाना चौक है। अच्छा। हाँ जी। हाँ। ये भी वो जिसको अब दारुल शफ़क़त कहते हैं, तो इनकी बुनियाद रखी। अच्छा। तो इस वक्त अंजुमन हिमायत इस्लाम के कोई 18 अदारे हैं। अच्छा, 18 इदारे। हाँ, लेकिन हमारे साथ जो सबसे ज़्यादा जो ज़्यादती हुई अंजुमन हिमायत इस्लाम के 73 में जब अदारे नेशनलाइज हुए, तो हमारे सबसे बड़ा अदारा इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड, अच्छा, वो नेशनलाइज हो गया। इस्लामिया कॉलेज सिविल कुपर रोड नेशनलाइज हो गया, हमारे स्कूल नेशनलाइज हो गए। तो हमें हमारे इदारे जो है वापस नहीं किए गए। तो फिर 73 के बाद उन्होंने हमारा एक अदारा जो है हिमायत इस्लाम लॉ कॉलेज है, वो जो है उसकी बुनियाद रखी। फिर बाकी जो हमारे इस वक्त है हिमायत इस्लाम गार्डन टाउन कॉलेज है, हिमायत इस्लाम ख़वातीन कॉलेज मुल्तान रोड है। हमारे 2 दारुल शफ़क़त हैं जिन्हें हमें यतीम खाना कहते हैं। एक यतीम खाना चौक में है, एक राजगढ़ में है जो बच्चियों का है। वहाँ हम यतीम बच्चे हैं, वहाँ यतीम बच्चियाँ हैं। बाकी हमारा अपना ही सबसे पुराना प्रेस था और सबसे पुराना अदारा हिमायत इस्लाम तिबिया कॉलेज था। अच्छा। और वहाँ से जो पढ़ के बड़े बड़े लोग जो इस वक्त इससे रूल कर रहे हैं इंडस्ट्री पे, ये हकीम इकबाल करशी साहब जो हैं, इनके वालिद जो है मोहम्मद हसन करशी साहब, वो यहाँ 20 साल हमारे तिबिया कॉलेज में प्रिंसिपल भी रहे। इकबाल करशी साहब, इनके भाई आफ्ताब करशी साहब, ये मराबा वाले जो हैं हकीम उस्मान साहब, ये वहाँ से फारिग तहसील हैं। सिर्फ हकीम अजमल खां के अलावा तमाम बड़े बड़े जो हुक्मा हैं यहाँ से तलीम याफ्ता हैं। और हमारे हिमायत इस्लाम लॉ कॉलेज से पढ़े हुए जो है इस वक्त बड़े जजेस हैं, अहमद परफैज़ है। क्या बात है। अच्छा, तो सर आप कब वाबस्ता हुए अंजुमन? मैडम ये था कि मेरा क्योंकि बैकग्राउंड जो आपने पहले ही पूछा कि कहाँ से कहाँ चले, ज़िला मेरा तलक भावल नगर ज़िले से है। अच्छा। हाँ जी। तो मेरा एक गांव है छोटा सा, अब तो बड़ा गांव हो गया है। तो वहाँ से जो हमारा सिस्टम था ना, वो फ्यूडल सिस्टम था। अच्छा, भावल नगर से आपका? हाँ, मेरा तलक भावल नगर से है। अच्छा। तो हमारा गाँव है बाला आ रही, बड़ा मशहूर गाँव है। हाँ जी। तो वहाँ पे मेरे वालिद साहब भी वहाँ के हेडमैन थे, हेड ऑफ विलेज थे। अच्छा। लेकिन वो मतलब फ्यूडल का वहाँ पे सिस्टम था। तो मैंने शुरू से जो ह्यूमन राइट्स हैं या लोगों के राइट्स हैं डिप्राइव होते मैं बचपन से देख रहा था। अच्छा, आपको महसूस हो रहा था? मुझे महसूस हो रहा था कि ये कैसे सिस्टम चलेगा। हम लोग कहाँ चले जाएंगे, हम छोटे जिम्मेदार हैं, तो हमारी ज़मीनें डिवाइड हो रही हैं। और ये फ्यूडल जो है हमेशा MNA होते हैं, MP होते हैं, और इन्होंने जो आम सफ़ेद पोश क्लास है इसको मतलब है कि दबाव में रखा हुआ है। तो इस तरह मेरे जहन में ये ह्यूमन राइट्स का जहन में था कि मुझे अल्लाह ने मौका दिया, तो मैं ये है कि ये ह्यूमन राइट्स के इदारों के साथ काम करूँगा और जो राइट्स हैं उनके लिए आवाज़ उठाऊँगा। तो जब मैं यहाँ लाहौर शिफ्ट हो गया, वहाँ मैंने भावल नगर से लाहौर वकालत शुरू की। तो मैं गुजर रहा था मुल्तान रोड से, तो ये यतीम खाना जो चौक है, यतीम खाना मुझे इनका, क्योंकि मैं पढ़ता रहता था, मैंने मदर टेरेसा को भी पढ़ा, अब्दस्ता ईदी के भी, बरनी साहब के वाक़यात, अंजुमन हिमायत इस्लाम। तो मैं गुजर रहा था, तो मैंने कहा या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी जो है इस यतीम खाने के अंजुमन हिमायत इस्लाम के साथ वक्फ कर दे। मैंने दुआ मांगी। मेरी वाकफियत कोई नहीं थी कि वहाँ एक सिस्टम था कि वहाँ का ट्रस्टी बनना या वहाँ का जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आना बड़ा मुश्किल था। तो लकली मुझे जस्टिस मंजूर हुसैन सियाल साहब थे, जिस वक्त अंजुमन हिमायत इस्लाम के सदर थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मुझे जानते थे क्योंकि यहाँ पे जज रहे थे, तो मैंने उन्हें अपना शौक़ बताया कि ये है। तो उन्होंने फिर मुझे जो है ना वहाँ का जनरल काउंसिल का मेंबर बना दिया। फिर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, वहाँ मैं हिमायत इस्लाम तिबिया कॉलेज का चेयरमैन बन गया। और फिर हमारे गार्डन टाउन कॉलेज है शेरशाह ब्लॉक में, वहाँ का भी सरबराह रहा। तो इसके अलावा और स्कूलों को आजकल जो है मैं अंजुमन हिमायत इस्लाम जो हमारे दारुल उलूम दीनिया, ये पुराने अदारे हैं, उसमें एक मेल है, एक फीमेल है, एक इस्लामिक रिसर्च सेंटर है, अब मैं उसका हेड हूँ। तो वो हम जो सारा सिस्टम चला रहे हैं जी। ठीक नाजरीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, हमारे साथ राय रफ़ी रज़ा खरल साहब मौजूद हैं, उनके साथ हमारी चल रही है कॉन्वर्सेशन। अच्छा सर, ये भी बताएं कि इस इदारे के साथ काम करते हुए सबसे यादगार लम्हा आपके लिए कौन सा था?
ये जो अंजुमन उम्मत इस्लाम के साथ जो है ना, यादगार लम्हात तो हर वक्त ही होते हैं वहाँ पे, क्योंकि यतीम बच्चे हैं। मतलब है कि हम यतीम बच्चियाँ 5 साल और बच्चा जो है 5 साल का हम लेते हैं। अच्छा। और उसको जो है उसकी पूरी एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाते हैं। और यादगार लम्हात तो हमेशा होते हैं। जब बच्ची हैं, हम 5 साल की बच्ची को लेते हैं तो उसकी शादी करके वहाँ पे करते हैं हम। हमारी एक वहाँ पे वुमेन कम्प्लेक्स है, एक काउंसिल है जिसको हेडेड बाई पहले जैसे नासरा इकबाल साहबा और एक बड़े दिल के डॉक्टर हैं डॉक्टर ज़ुबैर साहब, उनकी बेगम है नसीम ज़ुबैर साहबा, और एक हमारे जस्टिस नसीम हसन शाह होते थे चीफ जस्टिस, उनकी मिसेस, और उनके भाई सईद हसन शाह साहब की मिसेस, और एक काउंसिल है। अच्छा। तो बच्चियों को लेती है, पालती है, और उनकी शादियाँ होती हैं। जब उनकी शादियाँ होती हैं ना, तो जब उसमें हम जाते हैं तो सबसे मैं कहता हूँ कि फिर मुझे अपना भी बच्चे याद आ जाते हैं कि देखें ये यतीम बच्ची जब आई है, अब देखें इसको जहेज़ भी दिया जा रहा है। वो जो हमारी ख़वातीन है अपने बच्चों की तरह पाल के अब इनको रुखसत कर रही हैं। तो वो जो है यादगार लम्हात जो है आते रहते हैं। अच्छा। अभी पिछले दिन भी एक बच्ची की शादी हुई है, तो ये मेरे लिए सबसे यादगार लम्हात ये हैं। और तो जब रुखसती होती है, शादी करके भेज रहे होते हैं, यकीनन आपको तो वैसे लगता होगा कि हाँ बेटी जी, जा रही हमारी है। वो वहाँ पे ये हमारी टर्म चलती है। वो जो हमारे मेंबरान हैं, जो हमारे साथ ट्रस्टी हैं, वो पता क्या कहते हैं, आपकी बेटी की शादी हो रही है। बेटी की शादी। हाँ जी, वो आपकी बेटी का कार्ड आया। हाँ जी, वो एक दूसरे को ये कह रहे होते हैं हमारी बेटी की शादी है। वो ख़वातीन भी कह रही होती हैं, वो जो हमारी बड़ी बुजुर्ग ख़वातीन हैं जिसको हैंडल कर रही हैं। तो वो बड़ा एक म्यार है वहाँ पे। ऐसे नहीं है कि बच्ची हमने पढ़ी, MA करवाया और उसको क्या उसकी शादी वैसे कर दी। वहाँ पे उन्होंने टर्म एंड कंडीशन रखी होती है। जो बच्चा है जिसके साथ उसकी। अच्छा, तो जो शादी का प्रोसेस है उसमें बच्ची की रजामंदी भी पूछी जाती है? हाँ जी, बच्ची की, क्योंकि यतीम बच्चियाँ होती हैं जी, उनकी माएँ तो होती हैं। तो डेफिनेटली है कि उनकी माँ को बुलाया जाता है और उसको बताया जाता है कि ये बच्चा है, इसकी ये मतलब हालात हैं। तो कोशिश हमारी ये होती है कि कोई वो सरकारी मुलाजम हो या उसके नाम प्रॉपर्टी हो। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल उसको स्कोर करते हैं। और फिर सबसे बात यह है कि वो उसकी रजामंदी भी डेफिनेट हमारी जो ख़वातीन है वो भी लेती हैं, उसकी माँ भी लेती है, उसके बाकी बहन भाई भी होते हैं। अच्छा। सिर्फ वालिद नहीं होता है। यतीम मतलब वारफन बच्ची होती है तो बिल्कुल रजामंदी होती है। और फिर ये भी होता है कि फॉर एवर जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो वो बच्ची अपना घर समझ के दारुल शफ़क़त में आती है फीमेल। अच्छा। और उसको अलाउड होता है कि वहाँ पे वो रहायश रखे, कितने दिन रहना चाहती है। वो अपने जब बच्चों के साथ आती है तो वो बताती है कि ये मेरा घर था और यहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा और यहाँ से मैं रुखसती हुई, मेरी शादी हो गई। बाकी अगर बच्चे की रजामंदी भी पूछी जाती है, एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, तो ये तो बाकी बहुत ही खूबसूरत काम है, बहुत ही अच्छा काम है यतीम बच्चों के लिए जो किया जा रहा है। अच्छा सर, साथ में ये भी बताएं कि आज की नौजवान नस्ल इलामा इकबाल की जो सोच थी उससे क्या सीख सकती है? इलामा इकबाल हमारी ये भी है कि अंजुमन उम्मत इस्लाम जो है, इलामा इकबाल 1934 से 37 तक इसके प्रेसिडेंट रहे अंजुमन उम्मत इस्लाम के। और जो है 1890 में या 2000 मतलब जो है उसमें वो 1930 में वो इसके मेंबर बन गए थे। और एक उन्होंने मशहूर ज़माना जो एक नज़म लिखी थी नाला यतीम, वो भी इस्लामिया कॉलेज में ही पढ़ी थी। अच्छा। और ये भी खुशकिस्मती रही है कि इस्लामिया कॉलेज जो रेलवे रोड है यहाँ पे कैद आज़म ने मुतअद्दिद बार दौरा किया और यहाँ आए और यहाँ से MS बनी, MS जो बनी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन बनी। अच्छा। और वो अरावल दस्ता जिसने पाकिस्तान की आज़ादी में काम किया था वो ही वहाँ से निकला था, इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड से। अच्छा। और 1934 से 37 तक सदर रहे। उस वक्त वो बीमार हो चुके थे और उन्होंने जो है अपनी तमाम जो उनकी 3 अदारों से उनका लगाव था, उन्होंने अपनी मैडम, क्योंकि उनकी मिसेस नासरा इकबाल साहबा भी हमारे साथ में हैं, ट्रस्ट में शामिल हैं, तो उनका एक प्यार जो था 3 अदारों से था। एक उनका प्यार सबसे ज़्यादा अंजुमन उम्मत इस्लाम के साथ था, फिर उसके साथ गवर्नमेंट कॉलेज के साथ था, तीसरा उसका लाहौर हाई कोर्ट के साथ था। तो उनका ये उस मोहब्बत की वजह से तो डॉक्टर जुवैद कवाल जो उनके बेटे हैं तो उन्होंने एक विल की थी कि ये मेरे, क्योंकि वाल तो एक खतीर रकम जो है वो उन्होंने विल की थी और वो रकम इस वक्त जो है जुवैद इकबाल ऑडिटोरियम में लाहौर हाई कोर्ट बार में वहाँ पर खर्च की गई।
अच्छा। हाँ जी, तो इसलिए अल्लामा इकबाल के जो फ़िक्र है, अफकार हैं, जो आपने सवाल किया है, तो वो उस पे, क्योंकि नई पौध जो है मेरे ख्याल में उस पे अमल पैरा नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि वो पैगाम जो है अल्लामा इकबाल का, वो किसी इस नई जो पौध है, जो नए लोग हैं, मौसर तरीके से उनको पहुँचाया नहीं जा रहा। अगर उनको मौसर तरीके से पहुँचाया जाए तो वो उस पे तो सर मौसर तरीका क्या हो सकता है? मौसर तरीका जो है ना, ये हो सकता है सिलेबस। हाँ जी, ये 5वीं जमात तक जो है ना, अल्लामा इकबाल का जो सिलेबस है या अल्लामा इकबाल के जो अफकार है ना, वो लाजमी हो। और मैं तो बल्कि ये भी कहता हूँ कि अल्लामा इकबाल के जो अफकार हैं, वो मैट्रिक में कोई 50 नंबर का पर्चा एक पेपर रख दिया जाए, जैसे आप मुताला पाकिस्तान का रख रहे हैं, अच्छा। इस्लामियत, तो उनके अफकार पे 50 नंबर का पेपर रख दिया जाए। और उनके अफकार पे अगर कंपटीशन का इम्तिहान हो रहा है तो उसमें 10 नंबर का इकबाल भी रख दिया जाए, जैसे आप MCQs रखते हैं या बाकी मामला रखते हैं, तो उनके अफकार फिर इसी तरह ही पहुंच सकते हैं नई पौध को बचपन में ही पढ़ाया। बचपन में ही। अच्छा, तो बचपन का जिक्र हो रहा है तो आपका बचपन भी हम ज़रूर पूछेंगे। बचपन में आप क्या बनना चाहते थे? राय रफ़ी रज़ा खरल क्या बनना चाहते थे? मैडम, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि जिस वसेब में आप कह रहे हैं कि मैंने आँख खोली, तो उस वक्त मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मैंने क्या बनना है। अच्छा। क्योंकि माहौल ही बड़ा कंजस्टेड था। वहाँ ज़्यादा जो माहौल था वो, जैसे अब भी लोग शायद गांव में उलझे हुए हैं, सियासत में, पार्टीबाजी में, हाँ। दुश्मनियों में। तो वो एक ऐसा माहौल था कि जिसमें मैंने आँख खोली तो हर जगह ये दुश्मनी, हर जगह पार्टीबाजी और एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में एक माहौल, और फ्यूडलिज्म जो थे, जो फ्यूडल लॉर्ड थे हमारे दाएं बाएं, वो इस चक्कर में थे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में। तो इसलिए मेरा बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं वकील बनूंगा। अच्छा, बचपन से यह था कि मैं वालिद साहब क्योंकि कचहरी में जाता था तो बड़ी हमें एम्बेरस होती थी कि वकीलों के पीछे जा रहे हैं, थाने में जा रहे हैं, तहसील में जा रहे हैं। तो मैंने कहा वकील बनूंगा तो ये कम से कम मसाइल जो हैं हल होंगे। तो इसलिए मैंने। तो क्या आपकी भी जमीनों के केसेस थे बचपन हाँ जी, बचपन से बड़े हमारे बचपन लड़ाई झगड़े, जमीनों के केसेस बड़े हमारे, बहुत ज्यादा झगड़े थे, डिस्प्यूटेड। हाँ, हर जगह मुखालफत थी। मुश्तरका हाँ जी, ज़मीन वालिद साहब, हाँ जी, मुश्तरका ज़मीन की तो नहीं, वैसे आपस में दुश्मनी हमारी पैदा हो गई थी वहाँ पे रह के। तो इसलिए फिर वो मैंने महसूस किया। और दूसरा ये भी मैंने महसूस किया कि इस जो ये गांव है या यहाँ से माइग्रेट होना चाहिए, क्योंकि अच्छा। छोटा इलाका है, इसलिए फिर मैंने अपना मस्कन को लाहौर को बनाया। और मैं तो जब लाहौर में आए मुश्किलात तो आई होंगी? हाँ, मुश्किलात आई, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया कि नहीं, मुश्किलात आई लेकिन अल्लाह ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की कि मैं स्टार्ट जब शुरू हुआ तो हमारी मैडम मिसेस फ़ख्र खोखर साहबा थी, मुल्तान की जो रहने वाली थी, उनसे मुलाकात हो गई। जस्टिस नासरा इकबाल साहबा से मुलाकात हो गई। और इसके बाद जो है सबसे मैं लकी रहा हूँ कि मैडम आसमा जगीर साहबा के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और 5 साल मैं उनके साथ काम करता रहा। अच्छा। और मैं जब वो हाई कोर्ट में आती थी तो मैं उनकी तकरीर सुनता था बड़े गौर से, और मैं कहता कि या अल्लाह, ये से मैडम बोलती हैं, मैडम बात करती हैं, कभी मैं भी बोल सकूंगा। तो मैं उनके सामने जो फ्रंट पे बैठ जाता था तो उनकी बातें सुनता था, नासरा इकबाल साहब की और फ़ख्र साहब खोखर साहबा की। इस तरह हमारे जो लेजेंड लॉयर थे पुराने, वो बड़े पढ़े लिखे थे। तो इस तरह फिर वो मुझे जो है ना यहाँ पे सरपरस्ती उन लोगों की मिली, और फिर मुझे अल्लाह का करम हुआ कि NOV बना दिया गया। अच्छा। मुझे जो नॉन ऑफिशियल विजिटर जेल खाना, जब हमारे एक ब्यूरोक्रेट होते हैं हसन फजीम अफजल साहब, तो उन्होंने मुझे नॉन ऑफिशियल। सर इसके ऊपर बात करते हैं, अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ राय रफ़ी रज़ा खरल साहब मौजूद हैं। उनके साथ चल रही है कॉन्वर्सेशन उनकी जर्नी के ऊपर भी, और जो केसेस होते हैं उनके ऊपर भी बात हम करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा सर, साथ ही साथ आपने
आसमा जहांगीर का नाम लिया कि उनके साथ आपने काम किया। आसमा जहांगीर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। डेफिनेटली उन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए अपनी जो खिदमात अंजाम दी, किसी से ढका छुपा ये नहीं है। दूसरा, बड़ी दबंग लेडी थी आसमा जहांगीर, बड़ी बहादुर लेडी थी, आगे बड़ी बहादुरी के साथ बढ़ती थी। किस नेचर की थी? आपने तो बिल्कुल करीब से देखा है ना उनको। वो बेसिकली मुझे उनकी जो है मुझे समझ नहीं आ सकी कि वो बहुत ही खुदादा सलाहियतों की मालिक थी। एक तो ये था कि वो बहुत ब्रेव थी, और जो ब्रेवनेस है मैंने किसी लेडीज़ में, बल्कि मैं यही कहूँगा कि किसी जो मैन है, जो आदमी है, उनमें भी नहीं इतनी बोल्डनेस देखी। उनको खौफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। मतलब ये था कि उनके सामने कोई भी अगर कोई बड़े से बड़ा चैलेंज भी आता था तो वो घबराती नहीं थी। और कोई बंदा जितना बड़ा आदमी आ गया के ख़िलाफ़ उन्हें पेश होना होता था तो बिल्कुल घबराती नहीं थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका किरदार जो था ना वो बहुत ज़बरदस्त था। मतलब जब वो सुप्रीम कोर्ट बार की सदर बनी तो पूरे साल जो है वो लोग आते थे करोड़ों रुपए लेके कि आप हमारा केस करें, लेकिन मैडम रिफ्यूज़ कर देती थी। मैडम कहती कि मैं क्योंकि अब बार की नुमाइंदा बन गई हूँ तो मैं कभी केस नहीं करूँगी। तो इस वजह से उनकी जो पर्सनैलिटी थी सबसे बड़ी है कि उनकी पावर ऑफ स्पीकिंग बड़ी थी। और वो फ्लुएंटली जो अपनी डिबेट, बहुत बड़ी डिबेटर थी। और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि मैंने उन्हें जुडिशल कॉन्फ्रेंसों में सुना, यहाँ पे हमारी जुडिशल कॉन्फ्रेंस होते हैं, चीफ जस्टिस साहब होते हैं, बाकी जजेस होते हैं, सारी दुनिया होती है, वकील होते हैं, तो उनमें उनकी जो बोल्डनेस थी वो बड़ी अजीब थी। मतलब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि यहाँ पे जुडिशल कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो हमारे चीफ जस्टिस होते थे इफ्तिखार चौधरी साहब। हाँ जी। तो वो थोड़ा सा, वो उनकी आंख का कोई प्रॉब्लम था। हाँ जी। तो वो थोड़ा सा ऐसे देखते थे। हाँ। तो मैडम क्योंकि सदर थी सुप्रीम कोर्ट की, तो मैडम ने सपासनामा पेश करना था आसमा जहांगीर साहबा ने। तो उन्होंने कहा जी मैं वहाँ पे विजिट पे गई थी इंडिया, तो वहाँ पे एक उनका अन्ना हजारा है, वो एक बहुत एक्टिविस्ट है। तो मैंने कहा जी हमारे पास भी एक हमारा अन्ना हजारा है। तो चीफ जस्टिस साहब की तरफ उन्होंने इशारा किया तो उन्होंने ऐसे देखा तो वो बात जो वाकया है ना हजारों बिकुला के सामने, तो ऐसी बात वही कर सकती थी। वही कर सकती थी और लोग उनका एहतराम करते थे और लोग उनका बर्दाश्त करते थे। और उनमें वजह क्या थी मैं ये समझता हूँ कि वो किसी पे एहसान करके कभी देखती नहीं थी। मतलब उन्होंने वकला पे, जो अब इस वक्त हमारी वकला की रजीम चल रही है ना, जो हमारे बार के लीडर हैं, ये सारे उनके ही पैरोकार थे उस वक्त। जो मतलब मैडम के साथ साथ ये सारे लोग फिरते थे और इन्होंने उनसे सीखा। तो मैडम क्या तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है बार में। मैं भी यही पूछने लगी थी उनका सब्स्टिट्यूट मुझे नजर नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आया कि वो कौन सी ऐसी लेडी होगी, आयरन लेडी, जो मैडम बन सकेगी। लेकिन मैं पूरे पाकिस्तान में देख रहा हूँ, वकला कम्युनिटी में देख रहा हूँ, तो मुझे कोई अभी ऐसी नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा। आने वाले वक्त का पता नहीं है, लेकिन फिलहाल कोई ऐसी खतून जो है लॉयर, उनकी पाए की नहीं हो सकती, ना ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो सकती है और ना ही वो कोई ऐसी लीडर। अभी तक नहीं आई। हाँ, अभी तक मैं तो सच्ची बात कर रहा हूँ। अच्छा, जस्टिस नासरा के साथ भी आप? हाँ जी, मुझे मौका मिला क्योंकि हमारी सदर थी लाहौर हाई कोर्ट बार की, जस्टिस नासरा इकबाल। तो उनके टाइम में मैं ह्यूमन राइट्स कमेटी जो लाहौर हाई कोर्ट बार की है, जिसका अब भी मैं चेयरमैन हूँ, उस वक्त उन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया। तो मेरी नासरा जो है वो भी कमाल लेडी है। अच्छा। ऑनेस्टी के लिहाज से, क्रेडिबिलिटी के लिहाज से। तो आपको ये एक अजीब लगता है कि आप इतने बड़े पोर्टफोलियो में प्रेसिडेंट हो लाहौर हाई कोर्ट बार की, तो वो अपने घर से चीनी और पत्ती लाती थी। अच्छा। हाँ जी, कमेटी रूम में जब वो बैठ जाती थी तो उन्होंने अपने मेहमानों को चाय पिलानी होती थी, तो अपनी चीनी और पत्ती निकालती थी और वहां से गर्म पानी मंगवाती थी। अच्छा। हाँ जी, तो उनकी ऑनेस्टी जो है ना, नासरा इकबाल की, इसकी मिसाल नहीं मिलती कि वो अपनी चीनी और पत्ती भी साथ लाती थी। और सब उकला को इस बात का अदराक है कि वो इतनी ऑनेस्ट थी और इतनी मतलब, और सबसे बड़ी और स्पोकन बड़ी थी। और कोई गलत वादा नहीं है, कोई सियासत नहीं है, कुछ नहीं है उनमें, और बड़ी लायक थी। और अल्लामा इकबाल का जो कलाम है, इकबाल पर भी उनका बड़ा बोर था। जब वो तकरीर करती थी, जब वो शेर पढ़ती थी, तो पता चलता था कि उनको इकबाल पर बड़ा बोर है।
हाँ, क्या बात है। वैसे भी वो इख्तलाफ को भी अक्सर हम देख रहे होते हैं कि टीवी पे बड़े खूबसूरत तरीके से पेश करती हैं। बिल्कुल चाहे बिल्कुल। उनका बेटा हो या कोई भी हो, वो इस बात से वो नहीं करती कि मेरा बेटा हाँ है जी या जी कोई है। बड़े प्यारे तरीके से वो अपना इख्तलाफ रख देती हैं जी जी और लोग सुनना भी पसंद करते हैं। जी जी। डॉक्टर क्या इकबाल साहब प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उसके बाद जस्टिस जुवैद इकबाल भी अंजुमन हमायत इस्लाम के सदर रहे हैं। अच्छा। अच्छा, हाँ जी। उसके साथ बाद फिर जस्टिस नसीम हसन शाह और जस्टिस नसीम हसन शाह के वालिद सईद मोहसिन शाह, और ये बड़े मियाँ मीरुद्दीन और बड़े बड़े लोग जो हैं अंजुमन हमायत इस्लाम के साथ उनका तल्लक रहा है। ताल्लुक तो रहा। इस फैमिली का भी बड़ा तल्लक है। हाँ, अब भी हमारे उनकी जो फैमिली मेंबर हैं हमारे साथ ट्रस्टी हैं। अच्छा, तो सर आपको अपनी ज़िंदगी का पहला मुकदमा याद है? हाँ जी, मुकदमा जो है मैंने ज़िला कचहरी में, ये अच्छा। हमारा तो ज़िला कचहरी में मैंने, ये हमारी ज़िला कचहरी, वहाँ पे मैंने मुकदमा किया था। तो वहाँ पे हमारा कचहरी का जो निज़ाम था उस वक़्त, हमारे जो अब तो कुछ बेहतरी हो गई है, तो वहाँ पे मैंने मुकदमा किया। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, वो याद है। हाँ जी। तो अच्छा, आपकी वैसे तालिब इल्मी में जब आप स्टूडेंट थे, कैसी शख्सियत थी, किस तरह के थे, मैं शायर थे, किस तरह? हाँ, मैंने आपको बताया कि मेरी गांव की ज़िंदगी नॉर्मल नहीं थी। अब नॉर्मल ज़िंदगी में वक्त गुजारा। तो स्ट्रेस, डिप्रेशन हाँ, था? स्ट्रेस और डिप्रेशन और पार्टीबाजी, मुखालफत, वो जैसे मुझे मतलब एक शऊर ज़रूर था, लेकिन ये होता है कि ये ऐसे तबके से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ। आपने टैलेंट को देखा होगा कि वो वहाँ पे जब उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बड़े बड़े टैलेंटेड लोग ज़ाया हो जाते हैं, टैलेंटेड, वाकई बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, वो वेस्ट हो जाते हैं। और वेस्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। प्लेटफार्म नहीं मिलता। तो इसलिए मेरे तो सारे, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई वकील नहीं था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि वालिद साहब भी क्योंकि जिम्मेदार थे, तो इस तरह मेरा तो वहाँ से निकलना ही, फिर मुझे मौका इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से मैंने ला किया। अच्छा। हाँ जी, अपना मिडिल मैंने अपने स्कूल से की, फिर मतलब हाई स्कूल जो हमारा, मेरा कॉलोनी हाई स्कूल भावलनगर था, फिर मेरा डिग्री कॉलेज था, फिर इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर। इस तरह मैंने सफ़र जो अपनी ज़िंदगी का, असल में मैं ये समझता हूँ कि वालिद साहब को जो था ना, उसको ये था कि मेरा जो बेटा है इस लड़ाई झगड़ से निकले। तो उनको ये समझ आ गई थी कि एजुकेशन जो है, तालीम है, वो निकाल सकती है, और कोई जरिया हमारे पास नहीं है। बड़ी खूबसूरत सोच है कि आपके वालिद ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि एजुकेशन निकाल सकती है। हाँ, उनका ये था, सारी जिंदगी उलझे रहे मुकदमों में, पार्टीबाजी में, तो उनका यही था। तो मैं जब लाहौर शिफ्ट हुआ, मेरा भी यही था कि मेरे बच्चे जो हैं वहाँ जो है उस वसेब में, वो शायद वहाँ पे सर्वाइवल ना कर सके जो हालात है। अच्छा। अच्छा सर, साथ ही साथ ये भी बताएं, क्या कानून सबके लिए बराबर है? कानून जो बनाया गया है ना जी, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो आप अगर उसको पढ़ें तो उसके पहला जो है प्रीएम्बल पढ़ें, और उसमें उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 30 तक, वो तो बड़े खूबसूरत है। सर, इस पे बात करते हैं, लेकिन मुझे अभी ब्रेक पे जाना है। नाजरीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। कानून पे हम बात कर रहे हैं, राय रफ़ी रज़ा खलल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, कानून पे हम बात कर रहे थे, कानून क्या वाकई सबके लिए बराबर है, क्या कहेंगे आप? कानून जो है बनाया तो सबके लिए है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंट जो है ना, वो सबके लिए बराबर नहीं है। क्योंकि मेरा जो तजर्बा हाई कोर्ट में भी, अदालतों में भी हुआ है, तो कानून जो है, कानून को नाफिज करने वाले जो हैं ना, जिन्होंने कानून को इम्प्लीमेंट करना है, वो उसको जो है वो बराबरी की सतह पे वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अच्छा सर, साथ ही साथ ये भी बताएं कि करियर का सबसे मुश्किल केस कौन सा रहा आपका? करियर का जो मुश्किल केस था वो डूंगी ग्राउंड का था। अच्छा। ये डूंगी ग्राउंड है जो लिबर्टी के साथ, इसको जो है गवर्नमेंट ने ये डूंगी ग्राउंड को ख़त्म कर रही थी। अच्छा। तो डूंगी ग्राउंड के लिए फिर वहाँ के लोग हैं वो मेरे पास आए, और हमने जो है लाहौर हाई कोर्ट में रिट की। तो उस पर गवर्नमेंट का बड़ा प्रेशर था, तो हमने इसको ख़त्म करना है, यहाँ पे सिनेमा बनाना है, यहाँ पे प्लाजे बनाने हैं। तो आपने उसको अभी भी देखा होगा
तो वो केस के लिए मुश्किल था, लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि उसमें वो लोग भी शामिल हो गए, लॉयर शामिल हो गए, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट शामिल हो गए, तो इसकी वजह से वो रुक गया, लुंगी ग्राउंड बच गया है। अच्छा, बस हाँ जी, सही। ये बड़ा मुश्किल केस था। हाँ जी, और भी इस तरह मुश्किलात आती रहती हैं, ख़ास तौर पर जहाँ पे हैबियस के केस होते हैं कि लोग आ जाते हैं कि वहाँ फलां आदमी को जो है जी हैबियस में रखा हुआ है, आप चुनाएं। तो मुझे याद है कि एक हैबियस केस आया, तो रमज़ान शरीफ था, रमज़ान का था, तो मुझे चीफ जस्टिस घर जाना पड़ा, और उस दिन संडे था, तो उनके घर गया, वहाँ अफ्तारी का टाइम था, तो वहाँ जाके अपनी रेट पेश की और रात को बैलफ मुकर्रर कराया। अच्छा। हाँ, और बैलफ जो रात जाके CIA मॉडल टाउन जाके उन्होंने रेड किया बैलफ ने। तो ये ऐसे केसेस आते रहते हैं जो मुश्किलात सामने। तो कोई ऐसा केस भी आया जिसने आपको बहुत ज़्यादा जज्बाती कर दिया हो? हाँ जी, ये जो मैडम केस आते हैं ना गार्डियन कोर्ट के, ये बड़े जज्बाती होते हैं। मैं तो गार्डियन कोर्ट का सच्ची बात है, गार्डियन का केस ही नहीं लेता। अच्छा, कस्टडी का। अच्छा। इसमें ये होता है कि वहाँ पे जज साहब की भी मजबूरी है। अब उसने ये फैसला करना होता है, बात का जज साहब बच्चों से पूछ लेते हैं कि बच्चे जो है स्नेच के होते हैं वालिद ने। अच्छा, बच्चों की एफिलेशन हो जाती दादी से, वालिद से, उन्होंने, तो अब हम चले जाते हैं वहाँ पे, माँ आ जाती है जी मेरे बच्चे जो हैं मुझे दिए जाए। तो वो हमारा एक कानून है कि छोटा बच्चा जो है 5 साल का, 7 साल की बेटी जो खास तौर पर माँ को दी जाएगी। तो वहाँ पे ऐसा वक्त आता है लाहौर हाई कोर्ट में, आप आके देखेंगे तो बच्चा ऑर्डर जज साहब कहते हैं कि जी बच्चा जो है माँ को दे दिया जाए। अब उसकी एफिलेशन उसके बाप से, दादी से, तो बच्चा वो छीन के जो है जब माँ को देते हैं या माँ से वालिद को देते हैं, तो वो बड़ा एक दर्दनाक मंजर होता है। और मैं तो अब ये केस नहीं लेता। अच्छा, बड़ा मुश्किल होता है कि हमारे लिए कि वो बच्चे रो रहे होते हैं, माँ रो रही होती है, बाप, लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, ये वेरी डिफिकल्ट जो है केसेस होते हैं। अच्छा सर, आपने ह्यूमन राइट्स कमेटी की सरबराही भी की, उसमें आपका कैसा तजुर्बा रहा? ह्यूमन राइट्स कमेटी की जो मैं मैडम नासरा के वक्त चेयरमैन रहा या मैडम आसमा जगीर साहबा के वक्त में, तो मुझे बहुत तजर्बा अच्छा रहा। अच्छा। कि मैडम ने, नासरा इकबाल ने ये कहा कि आप जो है यहाँ पे सेमिनार कराएं। अच्छा। हाँ, मुख्तलिफ जो है टॉपिक हैं। लाहौर हाई कोर्ट में मैंने कुछ दर्जनों सेमिनार कराए और वहाँ पे बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों को बुलाया। इनको मतलब मैडम आसमा जगीर साहबा, नासरा इकबाल साहबा, फखरुन साहब खोकर साहबा, बाकी जो हमारे और थे, सबको बुला के हम सुनते थे और लोगों को अवेयरनेस होती थी मुख्तलिफ टॉपिक्स पर। तो ये मेरा ऐसा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा और मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे सदारती अवार्ड की तरफ लेगी। सदारती अवार्ड के। अच्छा, जब आपको सदारती अवार्ड मिला 2010 में, जी, तो कैसा लगा? मुझे फर्स्ट टाइम बड़ा अजीब लगा कि मैं प्रेसिडेंसी में गया तो मुझे पहली दफ़ा पता लगा कि ये कोई 48 या 52 एकड़ में है प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है। अच्छा। तो जब हमें वहाँ पे ले जाया गया तो मैं बड़ा अजीब सा था। अच्छा। महसूस कर रहा था कि या अल्लाह तेरी कोई ख़ास करम है, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं या मेरे वालिद की ख्वाहिश, वो देख तो अब नहीं सकते, लेकिन ये कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि मेरे जैसे एक मतलब एक बंदे को जो एक मतलब बैकवर्ड इलाके से आया है, तो उसकी आज इस मेहनत को मैं या को सराहा जा रहा है। तो बल्कि वो प्रेसिडेंट हमारे मौजूदा प्रेसिडेंट ही थे। अच्छा। उस वक्त। अच्छा। हाँ, तो उनको मैंने बड़े उस वक्त जोशीले और जो जज्बे जब आए तो सारी वहाँ पे एक बहुत बड़ा हाल था। अब तो ये अवार्ड जो है ना जी, अब जो दिए जा रहे हैं ना, ये लाहौर में दे दिए थे, उस वक्त नहीं था। उस वक्त वहाँ ही अवार्ड मिलते थे इस्लामाबाद में। अच्छा। तो वहाँ पे अवार्ड दिया तो आप जज्बाती हुए थे? हाँ, बस वो मुझे प्रेसिडेंट साहब ने ये कहा तो मुझे लफ्ज़ याद है। अच्छा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि खड़ल साहब बात सुने कि हमने आपको जो अवार्ड दिया है ना, आपकी मेहनत और आपको जो है मेरिट पर दिया है। मुझे पता है कि मेरा आपका तल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है। अच्छा। हाँ, तो मेरे मुंह से निकला कि मैं कहा जी मेरा तल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से भी नहीं है। अच्छा। तो वो हंस पड़े हैं। वो तस्वीर आप देखेंगे ना, उसमें जरदारी साहब हंस पड़े हैं। अच्छा, जरदारी साहब हंस पड़े। मेरी बात पे हंस पड़े। कहता हाँ मुझे पता है कि वो, क्योंकि उसके पास CV होती है ना। हाँ। भाई ये को अवार्ड के उसको पता चला कि कोई बंदे होते हैं उनकी पार्टी के लोगों को भी अवार्ड मिला। अच्छा। उस वक्त तो जो थे हमारे जुमरद खां को मिला। हाँ जी। और मतलब और जो पीपल्स पार्टी के और जो लोग थे उनको भी मिला। ये जो फरूकी है मैडम सिंध की, अच्छा, उनको मिला। शर्मिला फरूकी को मिला। और एक वो मैडम थी
जो बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम की जो राजा फरजाना राजा था ना, हाँ जी जी जी, उनको भी मिला उस वक्त की बात कर। सही सही। अच्छा अच्छा सर, जेल रिफॉर्म्स के हवाले से आपने क्या तब्दीलियां हाँ, देखी हैं? जेल जो है ना, मैं नॉन ऑफिशियल विजिटर जेलों का रहा, तो मुझे बड़ा वहाँ पे ना जी बड़ा दर्दनाक तजर्बा हुआ। अच्छा। आप सोच नहीं सकते जो वहाँ के हालात थे। जब मैंने कैंप जेल को विज़िट किया तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे असल में बात यह है कि जेल की जो आवाज़ है उनकी अपनी एक दुनिया है, अंदर की खबर बाहर नहीं आती अच्छा। कि वहाँ क्या हो रहा है। तो जब मैं गया तो मैं उन कैदियों से मिला। वहाँ यहाँ पे हमारे कैंप जेल में जनरल जेल भी बच्चों की भी है। जो बच्चे हैं जो उनको वहाँ पे यहाँ कन्विक्शन हो जाती है तो यहाँ पे रखा जाता है। तो बहरहाल उनमें ये सबसे मैं ये समझता हूँ कि जो फार्मूला है ना जी, कि वहाँ पे कंजस्टेड है, जो जेल की सहूलतें हैं, जेल मैनुअल जो हम जिसको कहते हैं उस पर अमल नहीं किया जा रहा। अगर जेल मैनुअल पर अमल किया जाए, हमारे यहाँ पे सीना जोरी है। जो आदमी अपनी सीट पे बैठ जाता है ना जी, वो अपने अपने रूल्स को, अपनी पॉलिसी जो आप कह रहे हैं आइन को, वो इस्तेमाल नहीं करता, वो अपना माइंड इस्तेमाल करता है। हालांकि उसको माइंड नहीं इस्तेमाल ना करना चाहिए। जो जेल का सुपरडेंट है ना, उसको अपना माइंड नहीं, उसको मैनुअल पे अमल करना चाहिए। ऐसे मैंने अपना कोट लखपत जो डेथ सेल है उनका विजिट किया। अच्छा। जो कैदी हैं जिनको सजाए मौत होती है, तो उनके भी बुरे हालात थे। एक पंखा लगा हुआ था वहाँ पे। तो हमारे एक वहाँ पे एक पास थी, एक एनजीओ थी, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की तो वहाँ जाके पंखे लगवाए। हाँ जी। तो मतलब जेलों के जो हालात हैं वो बेहतर नहीं है। बेहतर नहीं है। पिछले दिनों बात भी की जा रही थी, चारों सूबों के जो चीफ मिनिस्टर्स थे वो भी जेलों के ऊपर इशू के ऊपर इकट्ठे भी हुए। तो आप भी बता रहे हैं कि जेलों की जो हालत है वो इतनी ज़्यादा अभी बेहतर नहीं है। अच्छा सर, साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपकी फैमिली लाइफ कैसी है? वकील कितना टाइम देते हैं या दे पाते हैं फैमिली को, या केसों में ही उलझे रहते हैं? अक्सर हमें तो सुनने में या देखने में भी यही आता है कि एक तो ऑफिस उनके घर के बाहर होता है, एक ऑफिस उनको रात बेडरूम में भी होता है, वो फाइलें खोल के बैठे हुए होते हैं। असल में वो बात जो है ना, वो यहाँ पे ही सच साबित हो रही जाते। कहते हैं कामयाब आदमी के पीछे एक खातून का औरत का हाथ होता है। तो ये सारा क्रेडिट, क्योंकि सच्ची बात करना चाहता हूँ। आदमी कोई भी हो तो अपनी बीवी के बगैर वो कभी भी नहीं तरक्की कर सकता। बिल्कुल तो मेरी बीवी का ये कमाल था कि उसने बड़ा साथ दिया, क्योंकि वक्त शुरू से इतना अच्छा नहीं रहा था। जैसे लाहौर में आए, कोशिशें की, मेहनतें की, कर के अब तो हम मतलब बच्चे भी बहुत पढ़ गए हैं, हाई प्रोफाइल ओहदों पे हैं, तो हालात हैं। तो उस वक्त तो मेरी बीवी ने बड़ा साथ दिया और मुश्किलात आई घरेलू, लेकिन हमने ये सोचा था कि हम क्योंकि आए हैं वहाँ से बैकवर्ड इलाके से, अब पीछे नहीं जाना, यहाँ ही मेहनत करनी है। तो फैमिली लाइफ जो है बड़ी अच्छी रही है, शुक्र है अल्लाह का। तो बहुत ही अच्छी है, अभी अच्छी है। मैं भी कहता हूँ कि मेरी जैसे ही फैमिली लाइफ सबकी हो, कि मेरे बच्चे बड़े ताबेदार हैं, और पढ़े लिखे हैं। हाँ जी। बीवी मेरी जो है वो बड़ी मतलब घरेलू बीवी है। तो इस वजह से भाई हम लकी पर्सन। हाँ बिल्कुल, एलिया ने आपको सपोर्ट किया और आप आगे बढ़ते रहे। राय रफ़ी रज़ा खलील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। कोई मैसेज देना चाहते? बहुत आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मैसेज तो एक ही देना चाहता हूँ यहाँ पे, जो मैं अपना एक्सपीरियंस है यहाँ पे, मतलब ये है कि जो लोग सहब-ए-हैसियत हैं उनके लिए मैसेज है। अच्छा, बिल्कुल सर। सहब-ए-हैसियत लोग जो हैं, मैं अब भी बात कर रहा था, अभी मैं आ रहा था तो गाड़ी में यही बात कर रहा था कि ये लोग जो गाड़ियों में फिर रहे हैं, ये लोग जहाज़ों में फिर रहे हैं, ये यही समझते हैं कि जो लोग सड़कों पे फिर रहे हैं उनकी ज़िंदगी भी हमारी तरह ही है। वो एसी में सोते हैं, खाना जो है अच्छा खाते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। उनको ग्रास रूट लेवल पे जाना चाहिए। इनके मसाइल जो है देखने चाहिए, और मसाइल हल करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि जिम्मेदारी जो है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है, जो इस वक्त हमारे हुक्मरान हैं, जो सहब-ए-हैसियत हैं, उन पे है। तो उनके लिए मैसेज है कि आप दाएं बाएं अपने देखें, और या ख़ास तौर पे अंजुमन महते इस्लाम को फॉलो करें, और अपने इलाकों में जो यतीम खाने हैं, ओल्ड एज होम हैं, हाँ जी, ये बनाएं।
और अस्पताल बनाएं और फिल्टर प्लांट लगवाएं। जैसे हमारे अब बड़े बड़े अदारे जो हैं, जिनकी अब मैं मिसाल दे सकता हूँ कि अखुवत है, जैसे अखुवत वाले काम कर रहे हैं, जैसे खिदमत फाउंडेशन कर रही है, अल मुस्तफा ट्रस्ट कर रहा है, तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब कर रहे हैं। बिल्कुल, अब्दुल सत्तार ईदी तो एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, जिन्होंने इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और दुनिया भी जानती है, दुनिया ने उनको सराहा भी है। डेफिनेटली जब आप किसी दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा होती हैं। अभी हमने की है राय रफ़ी रज़ा खरल से कॉन्वर्सेशन। अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो नए मेहमान का आपसे तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आजकल का मौसम है, जाहिर सी बात है बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और जब एक हद से चीज़ बढ़ जाती है तो उसके नुकसानात आना भी शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश ना सिर्फ फसलों को मुतासिर करती है बल्कि इंसानी सेहत को भी मुतासिर करती है। हम मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, ख़ासकर बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जो कुदरती आफात होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान करना, जाहिर सी बात है, सैलाब आ जाए या ज़ल्ज़ला आ जाए या कोई भी इस किस्म की आफात आना शुरू हो जाएं तो बच्चों में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है और बेचैनी सी रहती है, कोई चीज़ उनको अच्छी नहीं लग होती, बड़े सेंसिटिव से हो जाते हैं बच्चे। तो उनको आइडिया नहीं हो रहा होता कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी मैच्योरिटी भी नहीं होती और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसमें भी अवेयरनेस की कमी होती है कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। आज इस मौजू पर बात करेंगे जो उसके साथ जुड़ी बीमारियाँ होती हैं, जाहिर सी बात है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती हैं। कहते हैं ना कि जब कोई बीमार होता है वो एक अलग से डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। एक तो होता है ना कि इंसान ठीक होता है, कुदरती आफात आई हुई होती हैं, वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, डिप्रेशन आता है, मेंटली नफ्सियाती तौर पर हम बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। लेकिन जब आप बीमार होते हैं जाहिर सी बात है बॉडी में इतनी इम्यूनिटी भी नहीं रहती और ऊपर से इस तरह का डिप्रेशन माहौल इस तरह का वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह इसको बेहतर बनाया जा सकता है, बेहतरी कैसी लाई जा सकती है। डॉक्टर शाजिया चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम करते हैं बात। डॉक्टर शाजिया कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर शाजिया, सबसे पहले तो ये बताएं, सैलाब और जो शदीद बारिशें हैं बच्चों की जहनी सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं, तो किस तरह वो जहनी सेहत पर बच्चों की असरअंदाज होता है? थैंक यू सो मच। आपने जैसे खुद भी मेंशन किया है और ये बहुत सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर बहुत सारा अभी काम होना बाकी है और आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ को सराहा है और डिस्कशन का मौका भी मुझे दिया है। बच्चों में जैसे आपने खुद भी अभी मेंशन किया बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं जिनको निगलेक्ट कर दिया जाता है। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले तो वो खौफज़दा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनमें खौफ बहुत क्रिएट हो जाता है और वही खौफ जो है वो आगे चलकर अगर उसको उस वक्त पर डील ना किया जाए तो फिर वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऑटिज्म और बहुत सारे मसाइल को साथ लेकर आता है, जहनी मसाइल को। चिड़चिड़ापन जैसे आपने बताया, ये पहले इनिशियली तो ये इनिशियल फेजेस हैं जो कि आगे जाके किसी भी बड़े मेंटल इलनेस को जो है वो एड्रेस कर रही होती हैं। तो अगर हम इसी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कराएं इस अर्ली स्टेजेस में तो हम बहुत सारे बड़े मसाइल से बच सकते हैं। अच्छा, तो क्या समझती हैं कि लोग इसको सीरियसली लेते हैं या नहीं लेते? अभी भी लोग कहते हैं कि ये तो एक नॉर्मल सी बात है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, कुछ मीठा खा लेंगे मूड एलिवेट हो जाएगा। अक्सर लोगों का इसी तरह ही मानना होता है कि मीठा खा लें, कुछ अच्छा खा लें तो मूड ठीक हो जाएगा। तो वो तो बड़ा टेम्परेरी नहीं होता? बिल्कुल आपने ठीक कहा है। टेम्परेरी सॉल्यूशंस जो होते हैं वो हमेशा जो असल चीज होती है उससे हम भाग रहे होते हैं और टेम्परेरी सॉल्यूशंस उल्टा और मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। तो जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये तो नहीं कहूंगी कि लोग बिल्कुल ही इसको अब बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। आई एम ग्लैड, और मैंने देखा भी है जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है या पिछला सैलाब था उसमें मैंने बहुत काम किया बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर। अच्छा। तो पिछली दफा लोगों का
इंटरेस्ट भी मैंने देखा, वो लोग मतलब दे वर वेरी होपफुल एंड दे वर वेरी इंटरेस्टेड कि हम उनको बताएं, उनको चीजें समझ आना शुरू हो गई थी। और इस दफा तो जब मैं दोबारा गई तो दे वर लाइक, इट वाज लाइक वो दे वर वेटिंग, और उन्होंने अपनी स्टोरीज शेयर भी की मेरे साथ कि इन चीजों से हमें, आपने जो लास्ट टाइम हमें अवेयरनेस दी या हमारे साथ बात की, हमने अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट किया तो उसके बड़े फायदे हुए। सो आई एम ग्लैड कि इस तरह की जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आप जिस तरह बात करते हैं, अवेयरनेस देते हैं, इस तरह से लोग यहाँ से सुनते हैं, कुछ हम काम कर रहे हैं, तो अब लोगों में रुझान बढ़ रहा है, वो इस चीज को अब इम्पोर्टेंस देने लग गए हैं, सुनने लग गए हैं और समझने लग गए हैं। सो इट्स लाइक अ ग्रेट कि हम बात करते हैं और हम इन चीजों की अवेयरनेस दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जब तक किसी इशू के ऊपर, किसी मसले के ऊपर बात ना की जाए, तब तक हम उस मसले की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। सबसे पहले तो बात होना ज़रूरी है, जैसे कि डॉक्टर शाज़िया मेंशन भी कर रही हैं कि लोगों का फीडबैक बड़ा पॉजिटिव आया है, बहुत अच्छा आया है, लोग सुनना चाहते हैं, ट्रीट कराना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कहते हैं कि ये तो एक आम सा इशू है, इसको छोड़ दिया जाए। अच्छा डॉक्टर शाज़िया, ये भी बताएं कि अक्सर हम टीवी के ऊपर अनफॉर्चुनेटली कुछ खबरें होती ही ऐसी हैं, तो टीवी वाले भी मजबूर होते हैं, उन्होंने भी ऐसी रिपोर्ट कर रही होती हैं, खौफनाक खबरें सुनने को मिलती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बच्चों में बेचैनी उनमें बढ़ जाती है। देखिए, अब जब भी कभी कोई बुरी खबर होगी तो जैसे वो किसी बड़े मिच्योर माइंड के ऊपर असर कर रही होती है, उसी तरह से वो छोटे माइंड के ऊपर भी असर कर रही होती है। मिच्योर माइंड जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होता है कि वो यूज टू होता है, उसने कहीं बचपन में फिर बड़े होकर भी कहीं ना कहीं चीजों को देखा है, उसके बारे में उसको पता होता है कि ये क्या हो रहा है, इसका क्या सोल्यूशन भी हो सकता है, तो वो उस तरह से डील कर लेते हैं। लेकिन जो छोटा बच्चा है उसके लिए वो ज्यादा खतरनाक इसलिए हो जाता है कि उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता लाइफ का, उन चीजों का, उस खबर का, होने वाले उसके असर का, तो उसके ऊपर वो ज्यादा ऑब्वियसली असर कर रही होती है बनिस्बत बड़ों के। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आपका रिपोर्ट करना इम्पोर्टेंट भी है और जरूरी इस लिहाज से कि जाहिर है आपने आगाह रखना है चीजों को। आगाही बहुत सारी चीजों को डील करने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से इसी बात को आप बेस बनाकर ये कह सकते हैं कि ठीक है, वो बच्चों के ऊपर बहुत असरअंदाज हो रही होती है, लेकिन उनके लिए वो आगाही है, वो उनके लिए इंफॉर्मेशन है, और उस इंफॉर्मेशन को करेक्ट करना है हमने, कि उनको उस खौफ से निकालना है। उस वक्त उनके साथ बैठना है, उनसे बात करनी है, उनसे पूछना है, उनके तासुरात को जानना है, उन्हें वक्त देना है। और अगर हम उनको भी उस एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंसेस और उससे होने वाली तकलीफें और फिर उसके सॉल्यूशंस अगर हम उसके साथ बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, तो वो उल्टा उसके लिए एक इंफॉर्मेशन बन जाती है फॉर द फ्यूचर, बहुत सारी चीजों को डील करने के लिए। तो वो उसकी पॉजिटिव जो है ना माइंड बिल्ड होता है इन चीजों से, रादर कि हम छुपाएं और उससे दूर भागें। हमें उसको दिखाना भी चाहिए और हमें उसके ऊपर बोलना भी चाहिए और हमें उनसे बात भी करनी चाहिए। बात भी करनी चाहिए, साथ साथ सपोर्ट भी देनी चाहिए, कि ताकि वो अपने आप को अकेला भी महसूस ना करें। अच्छा डॉक्टर शाज़िया, ये भी बताएं, अक्सर वालिदैन को अंदाज़ा ही नहीं होता बच्चे हमारे किस चीज़ से गुजर रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा टॉकटिव भी नहीं होते, शेयर भी नहीं करते, वो अपने ही अंदर सब कुछ रखते जाते हैं। तो बच्चों को मजबूत बनाने के लिए वालिदैन क्या कर सकते हैं? देखिए, अब अंदाजा होता है, मैं इस बात को बाजों का अंदाजा ना होना, मैं इस बात को मानती नहीं हूँ। जितना माँ और बाप अपने बच्चे को समझते हैं उतना दुनिया में कोई भी नहीं समझ सकता। अचानक वो किसी रूटीन से हट रहे हैं, अचानक वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहे हैं, अगर पहले बहुत बोलते थे अचानक चुप हो गए हैं, अचानक उनके अंदर कोई ऐसी बड़ी तब्दीली आई है, तो बाहर का कोई भी इंसान कैसे जान सकेगा जो उस बच्चे के साथ नहीं रहता, जो उस बच्चे को जानता नहीं है। तो माँ बाप ही होते हैं, या घर के बड़े या घर के फर्द जो उसके करीब तरीन रहते हैं, वही उसको पहचान सकते हैं और वही उसके साथ डील कर सकते हैं। अगर उसमें कोई बड़ी तब्दीली वो देख रहे हैं तो वो उसके साथ बात करें, उसकी वजह जानने की कोशिश करें, पोलाइट हो उनके साथ उनके अंदर कोई खौफ है, हो सकता है समटाइम हम खुद खौफ क्रिएट कर देते हैं, हम खुद झटक देते हैं कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो। अभी मैं इसकी एक छोटी सी आपको एक मिसाल देना चाहती हूँ। फ्लड में ये लास्ट ऑल दो बात है कि एक छोटी बच्ची थी जो कि उसकी माँ ने यही कहा कि इसने जब से हम अपने घर से वापस आए हैं तो इसने बिल्कुल बोलना छोड़ दिया है। अच्छा। और तो कोई बात नहीं करती बिल्कुल। पहले हालांकि ये बहुत खेलती थी, मुझसे बातें करती थी, मेरे साथ काम करती थी, लेकिन अब बिल्कुल एक चुपचाप सी बैठी रहती है। और जैसे मतलब वो लोग ऑलरेडी, आपको पता है देहातों में ज्यादातर जाहिर है सैलाब आते हैं, तो वहां पर एक बिलीव भी होता है कि भाई जिन आ गए हैं, ये हो गया। तो
की सिचुएशन थी, वो इसको इस तरह से डील कर रहे थे। तो मैंने फिर उनको एक बात कही कि आप अपने बच्चों के साथ बैठकर बात तो करें, उससे पूछे तो सही उसका साथ क्या मसला है। तो शी वाज लाइक कि क्या पूछूं, वो कुछ बताती ही नहीं। एंड देन वी स्टार्ट लाइक उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया। जब मैंने उस बच्चे से पूछा तो छोटे छोटे उसके खौफ थे कि हम लोग जब शेल्टर होम में गए, शेल्टर होम से फिर वो लोग किसी अपने रिश्तेदार के घर पहुंच गए, तो वहां पर उसने मुख्तलिफ लोगों के रवैये जो थे वो उसको इतना परेशान कर गए, उलझा गए। जैसे कि वो बता मेरी जो मतलब मैं नाम नहीं लेती कि जो क्लोज रिश्ते जिसके घर में वो रहते थे, वो कहते थे बस इनके गुनाहों की सजा है, बेचारे दर बदर हैं। तो वो इस बात पे उलझ गई कि हमने कौन से गुनाह किए हैं जो अल्लाह मियाँ हमें सजा दे रहे हैं। और अल्लाह मियाँ तो हम सब कहते हैं बहुत प्यार करते हैं, तो जब अल्लाह प्यार करते हैं तो फिर वो सजा क्यों दे रहे हैं। फिर मेरी गुड़िया का क्या कसूर था जिसका घर सैलाब के पानी में बह गया, तो गुड़िया ने क्या गुनाह किया होगा, अगर मैंने किया है या अम्मी अबू ने किया है तो उसने क्या गुनाह किया होगा। इस तरह की छोटी छोटी बातें थी जब उसने बताना शुरू की, तो आई वाज लाइक सो अमेज्ड। और उसके घर वाले, इवन उसकी माँ रो पड़ी थी उस टाइम पे कि हमने तो कभी महसूस भी नहीं किया कि हमारे बच्चे इस तरह छोटी छोटी बातों का भी इतना रिएक्ट जाते हैं। बिल्कुल। तो बात सिर्फ ये है कि बात करनी चाहिए, माँ बाप को बात करनी चाहिए, बिल्कुल उनके प्रॉब्लम्स पूछने चाहिए, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा मेंटली मैच्योर नहीं होते, उनकी सोच वहाँ तक नहीं जाती। उनको मोटिवेशन या सपोर्ट आपकी बातों से, वालिदैन की बातों से मिलती है, क्योंकि वो उनके पहले दोस्त होते हैं। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर कि किस तरह वो जब चिड़चिड़े हो जाते हैं और साथ में डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ मानसून और सैलाब से हम ये भी पूछेंगे कि कौन कौन सी बच्चों में सबसे ज़्यादा जो बीमारी हैं वो फैलती हैं या होती हैं या ख़तरात होते हैं उनकी। डॉक्टर शाज़िया, तो मानसून में जो बच्चों में या सैलाब में सबसे ज़्यादा कौन सी डिजीज़ स्प्रेड होती हैं? ज्यादातर जिल्द की बीमारियां सबसे कॉमन और जो पेट की बीमारियां हैं, उसके बाद फिर आंखों की बीमारियां थर्ड नंबर पर आ सकती हैं। इसी तरह सांस की बीमारियां भी आ सकती हैं, लेकिन ज्यादा कॉमन जो है वो आपको जिल्द की बीमारियां मिलेंगी, आपको पेट की बीमारियां मिलेंगी। जिल्द की एलर्जीज हो गई, अगर बच्चे पहले से कोई लाइक जो बच्चे एक्जिमा का शिकार थे वो ज्यादा वर्स हो जाएंगे, या न्यू कोई डेवलप हो सकती हैं। बाइट्स, बग बाइट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा, स्नेक बाइट्स जो हैं वो देखने में आते हैं, जो ज्यादा हैवी फ्लडेड एरियाज से बच्चे आ रहे होते हैं उनमें ये चीज बहुत कॉमन होती है। पेट की बीमारियों में जैसे हमें सबको ही ऑलमोस्ट पता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कॉलरा या हैजा या जो डायरिया के मसले हैं ये हो सकते हैं। टाइफॉइड बहुत कॉमनली हो सकता है, लेकिन डायरिया बहुत वर्स हो सकता है और बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा ये जानलेवा बच्चों के लिए हो सकता है। तो इस तरह की चीजें, शोबे चश्म हो सकता है। एस्थमा का पेशेंट है तो वो ट्रिगर हो सकता है। न्यूमोनियाज वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि सारे बच्चे बहुत ज्यादा शेल्टर होम्स में रहते हैं, आके सारे इकट्ठे रहते हैं, कहीं से भी उनको इस तरह की कोई बीमारी लग सकती है। खुदा न खास्ता सारे इतना क्लोज इन्वायरमेंट में रहने की वजह से टीबी क्या कोई प्री पेशेंट अगर वहां पहुंच गए, पता नहीं चल सका, पहले से अनडायग्नोज्ड था, तो वो फैल सकता है। तो इस तरह के मसाइल देखने में आते हैं। अच्छा, तो इन बीमारियों से बच्चों को, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा जल्दी कैच कर लेते हैं बीमारी को, तो बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है? अगर उनके वालिदैन कोई एहतियाती तदाबीर भी करें तो क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है कि सफाई का बहुत ख्याल रखें। चाहे हम जहाँ भी रह रहे हैं, वो छोटी जगह है, बड़ी जगह है, कैंप है, वहां पर सफाई का ख्याल रखें। हमारे तो दीन में है सफाई निस्फ ईमान है, तो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहली बात ही यही है। फिर हैंड वॉशिंग है। जैसे मैं अपने जिस जगह पे काम करती हूँ या कैंप लगाती हूँ, तो मैं तो बच्चों को हैंड वॉशिंग टेक्निक्स सिखाती हूँ, जिससे बच्चे बड़े शौक से सीखते हैं। इवन पेरेंट्स बड़े
हैं कि जो पिछली दफा जैसे हमने जिन लोगों के साथ काम किया तो बाद में मैं उनसे मिली या उनके पेशेंट को, मेरे पेशेंट बन गए ऑब्वियसली, मेरे पास आते थे तो वो बड़े खुश होते थे कि आपने खेल खेल में बच्चों को ये हैंड वॉशिंग वाला बताया ना, इससे ये तो घर में भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। सो उसको हैंड वॉशिंग टेक्निक्स बताएं कि हर दफा हाथ धोने हैं, हाथ धोने से कितनी बीमारियों का तो मसला यहीं पर ही खत्म हो जाता है, बड़े भी छोटे भी खाना खाने से पहले अपने हाथ धोएं। इस तरह से पानी जो है वो अपना साफ पानी पिए, उबाल के पिए। मैं कहूँ कि फिल्टर का पानी लें, नेस्ले का पानी लें, ये ब्रांड्स कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी उबला हुआ हर चीज से ज्यादा जो है ना वो सेफ है, हर चीज से बाहर आता है। तो उबालना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप डे में जितना आपका बच्चों का यूज का पानी होता है आप डे में उबालें और अपनी बोतल भर के रख लें और बच्चों को वही पानी दें। मुतवाज़न ग़िज़ा दें जिससे उनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़े। मैं इसी पे ही आने लगी थी। डॉक्टर शाज़िया, ये भी बताएं कि क़ुव्वत मदाफ़ियत बच्चों की बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें 2-3 चीज़ों का रोल है। एक तो बार-बार बीमारियों से ट्रिगर ना करवाएं और वो सफाई से इम्पोर्टेंट है। दूसरा वैक्सीनेशंस आप बच्चों को कराएं टाइमली, खास तौर पे अगर कोई ऐसा जैसे हमारे पास इस तरह का सीजन है उससे पहले आप टाइफाइड की वैक्सीन अवेलेबल है, कॉलरा की अवेलेबल है, डायरिया रोटा वायरस की अवेलेबल है। देयर आर सो मेनी जो वैक्सीन बहुत सारी बीमारियों से बचाने की तो वैक्सीन अवेलेबल है, तो बच्चों को वैक्सीन करवाएं। दूसरा ये है कि मुतवाज़न ग़िज़ा दें। ग़िज़ा से बेहतर कोई चीज नहीं है जो बच्चे को की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। मुतवाज़न ग़िज़ा दें। हमारे बहुत सारी माएँ हैं हम जो जाहिर है ऑब्वियसली पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है तो वो फिर बताती हैं कि अब हम तो ये फलानी फैंसी चीजों के नाम लेती हैं। तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीजें बल्कि मदाफियत नहीं बढ़ा रही होती। जो आप अपने बच्चे को खुद अपने हाथ से पका के खिला रही होंगी ना, दाल चावल ही है, दाल चावल के अंदर कितनी ग़िज़ाई चीजें हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, आप वो बच्चों को बना के खिलाएं। मुतवाज़न ग़िज़ा दें। घरों में आपकी मुर्गियां अवेलेबल होती हैं, आप उनको अंडे खिलाएं, दालें सब्जियां चावल गोश्त हर चीज जो घरों में अवेलेबल है आप वही बना के खिलाएं और वही जरूरत है बच्चों को कोई फैंसी फूड की डब्बों की जरूरत नहीं है जो बाजार में अवेलेबल है। आपके अपने फार्म्स हैं, आपकी जमीन है, आपके अंदर पास घर है, आप देहातों में रहने वाले हैं, आप अपनी सब्जियां खुद उगा सकते हैं, आप अपने फ्रूट खुद उगा सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को वही दें जो कि बहुत सेहतमंद है, जिसके लिए हम जैसे शहरों में बैठे हुए लोग तरस रहे होते हैं। तो और वो बड़े शौक से सुनती हैं। हमारे यहाँ लैक ऑफ एजुकेशन जो है ना, अच्छा, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ आप बता रही हैं कि वो बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनती हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करती हैं। ये तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि अगर आपने ये रिमोट एरियाज़ में देही इलाकों में देखा है। बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं, जब मैं देही इलाकों में जैसे मैं फ्लड में काम करती हूँ अपनी टीम के साथ, तो हम लोगों ने तो जो कैंप में एक्टिविटीज भी रखी थी तो इसी तरह से रखी थी। अच्छा। और वो लोग बहुत कुछ उससे सीख के गए थे और वो इतना अच्छा फीडबैक आया था, बहुत अच्छा। इवन उसको बाहर कम्युनिटी ने बहुत सराहा, मैंने इसको बाहर प्रेजेंट किया तो उन लोगों ने इसको बहुत सराहा। ऑल द which I feel like कि हमें सिर्फ कनेक्टेड रहना है अपनी नेचुरल लाइफ के साथ। फिर चाहे फ्लड की सिचुएशन है, लाइक मेरे पास, मैं अपने कैंप में जो एक्टिविटीज बच्चों के लिए करती थी, जो बहुत छोटे बच्चे थे, मैं उनको कलर्स के साथ कलरिंग, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये स्कूल नहीं जाते तो इनको नहीं पता कि जब वो पहले से बुक्स के साथ नहीं है फेमिलियर या आगे भी उनका फ्यूचर में यही है कि वो तो स्कूल नहीं जाएंगे, तो मैं उनको क्या छोटे छोटे कलर्स के साथ चीजें करना सिखा देती थी। अच्छा, उनको डिफरेंट चीजें, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो अपने उनके पेट्स होते हैं, लाइक पेट से मुराद है कि उनके अपने जानवर होते हैं, तो मैं उनको सिखाती थी कि कैसे जानवर की देखभाल कैसे करनी है। अच्छा। कैसे खुद को उससे बचाना है। थोड़े बड़े बच्चे होते थे या बच्चियां होती थी खास तौर पे, तो मैं उनको ना डिफरेंट रेसिपीज बनाना सिखाती थी वहां पर। अच्छा। कि जी जो हमारे शहरों में बड़ी फैंसी समझी जाती हैं, तो वो उनके लिए जैसे मैंने उन्हें कप केक बनाना सिखा दिया घर की चीजों से। अच्छा। जैसे मैंने उन्हें पैनकेक्स बनाना सिखाए, जो उनके पास अवेलेबल आटा, वही अवेलेबल गुड़, अवेलेबल जो चीजें होती थी उसी के साथ में हम लोगों ने रेसिपीज क्रिएट की, हमने वो उनको सिखाई और वो बहुत खुश होते थे और घर जाके उसको इम्प्लीमेंट करते थे। अब इसके 2 फायदे हुए कि एक तो वो अपनी नेचुरल चीजों के साथ कनेक्टेड रहते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस उनको फील होती रहती है। दूसरा, वो कुछ नई चीज सीख के जाते हैं तो वो जो उस वक्त का ट्रॉमा होता है उससे निकल रहे होते हैं, एक हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जी बिल्कुल। इसी तरह मैंने बच्चों को दरख्त लगाना। अच्छा, वैसे ये तो बड़ा खूबसूरत, जरूरत भी है और शौक भी बड़ा खूबसूरत आपने उनको दिया।
तो वो बड़े शौक से दरख्त लगाते थे। फिर वो बच्चे ना, बाद में मैं जब गांव में विजिट करने गई तो वो मुझे दिखाते थे, अब यहाँ पर आकर हमने ये देखे, हमने दरख्त लगाया, उसके नाम रखते थे वो दरख्तों के, अच्छा। उनको पानी देते थे। हाँ। और उस लर्निंग में उनको मैंने सिखाया भी कि ये जो फ्लड है ये कोई सजा नहीं है, ये सजा है तो फिर हम सब के लिए है, चाहे हम शहरों में देहातों में। और वो इसी वजह से है कि हमने इन सब अपनी नेचुरल चीजों को खत्म कर दिया, तो हमने अपनी मदरलैंड को हील करना है। और हमारी मदरलैंड इन्हीं चीजों से हील होगी कि हम नेचर के साथ कनेक्टेड हो जाए, हम अपनी रूट्स के साथ वापस कनेक्ट हों। और जब तक हम अपनी रूट्स के साथ, अपनी नेचर के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, हमारे ऊपर ये आफात हर रोज बढ़ती चली जाएंगी। और बच्चे बहुत गौर से सुनते थे। बच्चे तो क्या, मैंने देखा हमारे कैंप में, मैं तो खैर बच्चों की डॉक्टर थी तो बच्चों के लिए लगा के बैठी होती थी, एंड में बच्चे कम और बड़े ज्यादा हो जाते थे, तो वो बड़े शौक से आके सुनना शुरू कर देते थे और बैठते थे। अच्छा, वैसे ये तो आपकी बातों से मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई। मतलब ये लोग सुनना चाहते हैं, लोग करना चाहते हैं, बस उनको कोई बताने वाला हो। डॉक्टर शाज़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। कोई मैसेज देना चाहती हैं तो मैसेज आप दे सकती हैं। मैसेज में सारी कम्युनिटी के लिए, अब पाकिस्तान के लिए, के लोगों के लिए जो फ्लड से लड़ रहे हैं वो भी, और जो फ्लड से नहीं लड़ रहे बाहर बैठे हैं वो भी, NGOs भी, और सब लोग, रवैये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस सिचुएशन में कौन सा रवैया अपनाते हैं। आप पॉजिटिव रवैये देंगे, पॉजिटिव रवैये अपनाएंगे तो पॉजिटिव होंगे, चाहे फिर वो डिजास्टर्स ही आकर चले जाएं तो वो हील कर जाएंगे। नेगेटिव रवैये हील नहीं होते, फिर वो सिर्फ बहुत सारी और चीजों को जन्म देंगे, ना कि किसी चीज को खत्म करेंगे। तो अपने रवैये हमें जो है ना वो बहुत अब पॉजिटिव कर लेने चाहिए, अपनी नेचर के साथ, अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट करें दोबारा, वापस लोगों को बताएं इम्पोर्टेंस ऑफ द फील्ड्स, इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल थिंग्स। तो ये हमारे लिए सबसे इस टाइम पे मेरे ख्याल में टाइमली चीज है, जो हम अभी कर लें तो हमारी अगली जनरेशन के लिए बहुत फायदा होगा। अगली जनरेशन के लिए बहुत फ़ायदा होगा। डॉक्टर शाज़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने भी सुनी है कॉन्वर्सेशन कि अगर कोई कुदरती आफात आ जाती हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, किस तरह बच्चों को ट्रीट करना चाहिए। अगर किसी में आप देख रहे हैं चिड़चिड़ापन है, परेशानी है, या कोई डिज़ीज़, एलर्जी या कुछ हो रही है, तो किस से रुजू करना चाहिए, किस वक्त रुजू करना चाहिए। अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो नए मेहमान का आपसे तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम अदाकारों के ऊपर बात कर रहे हैं और हिना मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा हिना, हमने मज़ाहिया भी बात की कि सबसे ज़्यादा हंसाने वाला कौन था, लेकिन अब हम थोड़े से संजीदगी की तरफ भी आएंगे कि सबसे ज़्यादा संजीदा और प्रोफेशनल अदाकार कौन था। अच्छा, आप भी क्योंकि राइट वाले मीडिया से हैं तो आपको पता है कि ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन। तो जो पर्सनैलिटीज होती हैं वो फिर डिफरेंट होती हैं आपकी ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अक्सर स्क्रीन पे लोग डिफरेंट नज़र आते हैं, लेकिन बैक स्क्रीन थोड़े सीरियस होते हैं, और कभी कभी उनके जो स्क्रिप्ट होती है उसका भी डिमांड इस तरह का होता है, तो उनको उसी तरह का जो होता है अपीयरेंस उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। अच्छा हिना, थोड़ा सा ये भी बताएं कि सेट पे बहुत से दिलचस्प वाक़ये भी होते हैं, कोई दिलचस्प वाक़या हमारे साथ भी शेयर करें। दिलचस्प वाक़या, हाँ जी, सेट पर बहुत ज्यादा होते हैं। उनमें सबसे ज्यादा जो एक मेरे लिए था कि मेरा फर्स्ट शूट था जोक सरकार का, उसमें सांप उठाना था। अच्छा, सांप असल वाला? हाँ बिल्कुल असल वाला सांप। ओह, डर नहीं लगता आपको? बिल्कुल डर लगता है क्योंकि सांप की दहशत इतनी होती है। हाँ। तो वो मेरा पहला शूट था, और वो कहीं पर दिमाग में कहीं भी ये बात नहीं थी कि आप इनकार भी कर सकते हैं डायरेक्टर को, आप मना भी कर सकते हैं सीन करने से। तो कुछ भी ऐसा माइंड में नहीं था, बल्कि सारे जितने मेरे साथ को हमारे एक्टर्स थे और क्रू था या मेरा मेकअप आर्टिस्ट था, सब कह रहे थे कि नहीं तुम्हें करना चाहिए, प्रोवोक कर रहे थे कि तुम्हें करो। मैंने कहा ओके, लेकिन सारा दिन मैं बहुत परेशान रही, और हमारे जो डायरेक्टर थे सैफी हसन, वो मुझे सारा दिन डराते रह गए जानबूझ के
कि तुमने जो है ना सांप हाथ में पकड़ना है, तुम अच्छा। प्रैक्टिस कर लो। अच्छा। मैं तुमसे सांप हाथ में पकड़वाऊंगा। हाँ। मैं कहती थी सर ना करे ना, कोई नकली मंगवा लें यार, कोई नकली मंगवा लें सर, कुछ अच्छा। कर लें। वो कहते नहीं नहीं नहीं, तुम सीन का बेड़ा गर्क करोगी, ऐसा नहीं हो सकता, मैं असली सांप मंगवाऊंगा। लेकिन चले आखिरकार रोते पीटते शाम हो गई, हाँ। क्योंकि वो नाइट का सीन था। अच्छा। तो नाइट में जब आया तो सांप को उन्होंने पटारी में रखा हुआ था, और वो देख के मेरी कुछ जान में जान आई कि शुक्र है मैंने हाथ में नहीं पकड़ना था। हाँ। और जब पटारी आई तो सारे मिलकर हंसने लग गए कि कैसे तुम्हारा दिन जाया किया, कैसे तुम्हें दिन भर हमने परेशान रखा। वैसे सांप हाथ में उठाना है ना, लेकिन फिर भी आप सोच विचार में तो थी कि चले जब आएगा, इनकार करती रही, कहीं ना कहीं आप भी इस बात को मानने के लिए मुझे लग रहा है आपकी कॉन्वर्सेशन से तैयार हो गई थी कि मैंने उठाना है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो मैं एक शौक से, मेरा ड्रामा फर्स्ट सीरियल था और इतने लेजेंड एक्टर्स थे, तो अब सबके साथ वो फील कर रहे होते हैं कि नहीं यार अब इनकार करेंगे तो कहीं इंसल्ट तो नहीं हो जाएगी, कहीं हमें वो मना तो नहीं कर देंगे, कहीं ये पहले ही कैरेक्टर की डिमांड थी और जाहिर सी बात है मुझे सीन पढ़ के आना चाहिए था, या मुझे ऑलरेडी सीन पढ़ना चाहिए था, कहीं डायरेक्टर ये ना कह दें कि आपको स्क्रिप्ट शेयर हुआ था, आपको पता होना चाहिए था। तो इस तरह की बातें ऑलरेडी हो रही थी। अच्छा। तो मैं नहीं चाह रही थी कि मेरे साथ भी हो, तो मैं फिर कहीं ना कहीं एग्री थी कि यार मैं कर लूंगी। ओके। अच्छा, कर लूंगी। हाँ, कर लूंगी। अच्छा, आपको ये नहीं लगा कि भाई मैं किसी न किसी तरीके से रास्ता बनाऊं, सांप को ना उठाऊं? नहीं नहीं, मुझे ये था कि मैंने कहा आप नकली सांप मंगवा लें, तो उन्होंने कहा नहीं सांप का जहर निकला हुआ होगा, सांप का जहर निकला हुआ होगा, तुम्हें काटेगा नहीं, ये होगा। तो उन्होंने भी पूरी कोशिश की कि ये उठाएगी, और मैंने भी फिर सारा दिन की एक सब लोगों की बातों के बाद सोच लिया कि अच्छा यार उठा लूंगी, अब मर खप जाऊंगी तो कोई बात नहीं, ऐसे कैसे सही। अच्छा। अगर मरना ऐसे ही लिखा है तो ऐसे मर जाऊंगी। हाँ, ये तो आपने बड़ी बहादुरी की बात की कि आपने अपने दिल को और दिमाग को समझा लिया कि मैं सांप उठा लूंगी। मैं होती मैं इनकार कर देती, मैं कहती मैंने सांप नहीं उठाना, छोड़ दो ये ड्रामा। नहीं नहीं, मैं फिर सोच लिया था कि यार वो उसको क्या कहते हैं, एक टास्क है, इसको करना ही करना है, बस करना ही करना है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि अब जैसे सांप वाला वाकया है, अगर कोई इस तरह का वाकया आ जाए, कोई स्क्रिप्ट में हो, तो आप स्क्रिप्ट में तब्दीली या कोई ऐसी तजवीज देती हैं? देनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है तो फिर वो कुछ होते हैं रिस्क टेकर्स, रिस्की लोग होते हैं, तो मैं उनमें से एक हूँ, तो फिर मैं कर लेती हूँ। हाँ, वो तो आपकी कॉन्वर्सेशन से भी पता चल रहा है कि आप रिस्की बहुत ज्यादा हैं। जो लड़की सांप उठाने के लिए तैयार हो गई और क्या बचता है, बस ऐसा ही है। अच्छा, ऐसा हुआ है कि कभी कोई किरदार किया हो ड्रामे में और फिर उसका असर आपकी असल जिंदगी पर भी आया हो? हाँ, ये जोक सरकार में जो मैं सच्चू की भाभी जिसमें नौलखी का किरदार अदा किया था, तो मुझे बाद में सारे नौलखी कहने लग गए थे, और मैं क्योंकि उसमें बहुत लड़ाका खातून बनी थी, तो फिर बाद में सारे मुझे चिढ़ाने भी लग गए इस बात से कि तुम्हें ये बात करेंगे तो कहीं गुस्सा नहीं आ जाएगा तुम्हें, तुम असल हस्बैंड के साथ भी ऐसे ही करोगी, असल लाइफ में भी तुम ऐसी ही हो। तो इस चीज का असर जाहिर सी बात है कैरेक्टर का आपकी असल लाइफ पर पड़ता है, लाजमी असर पड़ता है, आपको लोग उस नाम से जानने भी लग जाते हैं, वो आपकी वो वाली कैरेक्टर की क्वालिटीज जो होती हैं वो उसकी आपकी असल लाइफ में भी ढूंढने लग जाते हैं, चाहे वो हो या ना हो। अच्छा, एक चीज़ बड़ी मिसिंग आजकल ड्रामों में नज़र आ रही है। पहले के जो ड्रामे होते थे उनमें कोई बड़ा स्ट्रांग मैसेज होता था, पैगाम होता था, तो अब ये रिवायात कम क्यों होती जा रही हैं इस तरह की कि अब ड्रामों में वो चीज़ नहीं नज़र आती? नहीं, रिवायात कम नहीं हो रही, ऐसी बात नहीं है कि रिवायात कम हो रही हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे क्योंकि अब हम जो हमारी एक जनरेशन है सो कॉल्ड, जिसको हम जेनजी बुलाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अब जो मसाइल उनकी तरफ से आ रहे हैं, ड्रामास हमारे भी उन्हीं की बेस पर जो है वो बनाए जा रहे हैं। अच्छा, माशरे के जितने भी हमारे हकीकी और संजीदा मसाइल होते हैं, फिर उन पर ना अक्सर तनाजात भी खड़े हो जाते हैं, तो पैमरा की तरफ से नोटिस आने लग जाते हैं, तो चैनल जो है वो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए फिर वो एक रवायती कहानियां दिखाने को फिर वो तरजीह देते हैं कि इस बहस मुबाहिसे में हम ना पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है। बस ये इशू होता है। अच्छा, दूसरा ये भी बहुत ज्यादा ही ना देखने में आता है कि तनकीद भी की जाती है, बहुत दफा कहा भी जाता है कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री सास बहू के कैरेक्टर से ही बाहर नहीं आ रही।
ये क्या प्रॉब्लम है कि हमारा मसला अब सास बहू ही रह गया है, रियलिटी में यही चीज़ें हो रही हैं और हम उसको पिक करके ड्रामों में भी दिखा रहे हैं? अच्छा, इशू ये है कि ये सास बहू वाला जो एक मसला है ना, इसको हम कहते हैं एक आजमूदा फार्मूला। क्योंकि हमारे जो चैनल्स हैं या हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है, हमारी मीडिया इंडस्ट्री है, ये अब मोर देन बिजनेस बन गई है, टू बी ऑनेस्ट। तो ये इस तरह का एक करंट इशू है जो हमारी जितनी घर की हाउस वाइफ्स होती हैं, फीमेल्स हैं, उन सब का ये एक क्या कहते हैं ना, एक इशू है, ये करंट इशू है आज तक का। तो हमारे जितनी भी ज्वाइंट फैमिलीज हैं उन सब में सास बहू नंदों का इशू बहुत ज्यादा रह जाता है। तो ये इसको हम आजमूदा फार्मूला कहते हैं और इस चीज को लोग देखना पसंद करते हैं। फिर हमारा एक ड्रॉबैक चैनल्स का थोड़ा सा ये है कि जो भी इशू अगर थोड़ा सा भी वायरल हो जाता है तो बाकी 10 चैनल्स भी उसी पे ड्रामा बनाना शुरू कर देते हैं। हाँ, क्योंकि टीआरपी मिलती है, आपको रेटिंग्स मिलती हैं, आपको ये पता चल जाता है कि हमारी जो फॉर्म है, जो हमारी जो ऑडियंस है वो देखना क्या चाह रही है। तो जो वो देखना चाह रहे होंगे उसी को वो सेल करेंगे, वो उसी को प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, साथ ही साथ ही ना ये भी बताएं कि अक्सर हम कुछ लोगों को देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी कर रहे होते हैं कि उनका मानना होता है कि जो पहले के ड्रामाज थे उनमें बड़ा मैसेज भी दिया जाता था और कोई वल्गैरिटी भी नहीं होती थी। अभी उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी भी दिखाई जा रही है। इससे आप इत्तफाक करेंगी? इत्तफाक देखिए, अब मेरी बात सुने कि जितने भी हमारे ड्रामाज हैं उनको ना कोई ब्रांड होता है वो स्पॉन्सर कर रहा होता है चैनल्स को। स्पॉन्सर होते हैं ना उनके। तो जितने भी चैनल्स होते हैं उनके पीछे ना उनके ब्रांड की डिमांड होती है कि अब जदीद लिबास आपने दिखाना है, ग्लैमर, हाई फाई लाइफस्टाइल दिखाने का वो खुद मुतालबा करते हैं। तो जब वो खुद मुतालबा करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है हमारे राइटर्स हों या हमारे टीवी चैनल्स हों, वो फिर उनकी जिम्मेदारी समझने बन जाती है कि जाहिर सी बात है अब जो हमें स्पॉन्सर कर रहा है या जो हमारी ऑडियंस देखना चाह रही है हम उसी को लॉन्च करते हैं। उसी को लॉन्च और मेरे ख्याल में कि जिसको जो भी अगर कैरेक्टर दिया जा रहा है तो वो अपनी मर्जी से कर रहा है। सही। अच्छा, साथ ही साथ है ना कोई मैसेज भी दे दें उन लोगों के लिए जो ड्रामा इंडस्ट्री में जो लड़कियां आना चाहती हैं, एक्टिंग का जिनको शौक है, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहती हैं तो मैसेज देते हैं। उनके लिए मैसेज यही है कि जिनको शौक है ड्रामा इंडस्ट्री में आने का वो जरूर अपना ज्वाइन करें, लेकिन विद फुल ग्रेस एंड डिग्निटी के साथ। और बाकी तमाम प्लेटफॉर्म्स हमारी सोशल मीडिया के वो अब ओपन है, किसी को सिफारिश की जरूरत नहीं होती है। अगर आप अच्छा क्वालिटी वाला और क्वालिटी वाला काम करेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए एक ये प्लेटफॉर्म है और सबके लिए है। तो मेहनत करें और जिसको जो भी हासिल करना है वो कर सकता है यहाँ से, जिसको जो फेम चाहिए, जिसको पैसा चाहिए। Exactly. तो बस आज की जनरेशन यही है कि वो मेहनत करें और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पड़े हुए हैं जहाँ पर वो जा सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जिस पर वो जा सकते हैं। बस यही है कि मेहनत करें। हिना मलिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। नाजरीन, आपने भी सुनी है आज की कॉन्वर्सेशन। जो भी लड़की हैं ये लड़के एक्टिंग करना चाहते हैं तो मेहनत करें, प्लेटफॉर्म बहुत से मौजूद हैं। जाहिर सी बात है जब आप मेहनत करते हैं तो मेहनत आपको पे ऑफ ज़रूर करती है। तो कोई भी अगर किसी का ड्रीम है तो ये सोच के ना छोड़ दें कि अभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, हम नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप एक्टिंग में आ सकते हैं। जिनको फेम चाहिए, हिना के मुताबिक पैसा चाहिए, तो वो ज़रूर आ सकते हैं। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट युसरा बलोच को अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान से दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।